मौर्य और मौर्योत्तर कालीन भारत। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहला अखिल भारतीय साम्राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जो मगध साम्राज्य की चरम अवस्था को दर्शाता है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक हुए, जिनके प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। नंद शासकों द्वारा जनता पर घृणित और अत्याचारपूर्ण शासन करना मौर्य साम्राज्य के उदय का प्रमुख कारण था। इसके साथ ही प्रशासन में व्याप्त बुराइयां और सुदृढ़ सुसंगठित केंद्रीय राज व्यवस्था का अभाव, शक्तिशाली सेना का अभाव, छोटे छोटे राज्यों के आपसी मतभेद जैसे मौर्य शक्तियों के उद्भव के अन्य बहुत सारे कारण थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर कालीन भारत के बारे में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब मौर्य वंश में स्टार्टिंग होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो स्ट्रैम्बो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित कर हेरात, अराकोसिया जिसका नाम है कंधार, उसके बाद जेड्रोसिया और पेरोपेंसिन डाई जिसको काबुल के नाम से जाना जाता है, ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में संलेखना प्रक्रिया द्वारा प्राण त्याग दिया। इसके बाद आते हैं बिंदुसार जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य सम्राट बना। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम अमित्र चेटस या अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला मिलता है। ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत डायनोसिस, सीरिया का राजदूत डायमेकस आए थे। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। उसके बाद आते हैं अशोक, जिन्होंने 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया था। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती, जिसका नाम है उज्जैन, वहाँ का राज्यपाल था। अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी दिव्यावदान और सिहली अनुश्रुति में मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध के बाद इसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। वो मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से बौद्ध बना गया। अशोक ने धम्मनीति की घोषणा की। अशोक के बौद्ध होने का अभिलेखीय प्रमाण भाब्रू शिलालेख में मिलता है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से दीक्षा ली थी। अशोक के रुमनदेई अभिलेख से महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में लुम्बिनी की पुष्टि होती है। अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेल गोदाम अभिलेखों से मिलता है। अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की।
इसके बाद सिकंदर का अभियान यहाँ पर चला था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 327 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। उसे पंजाब शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेसियस का युद्ध या झेलम, जिसको वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर 29 महीने तक भारत में रहा और भारत से वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। इसके बाद आते हैं भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान देने वाले कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन में राजा प्रशासन तथा राज्य दोनों का प्रमुख था। कौटिल्य ने प्रशासन और राज्य से संबंधित सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेवा और मित्र हैं। मंत्रियों का चयन उपदा प्रणाली से किया जाता था। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों के प्रशासन राष्ट्रीय कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था। विषय प्रमुख को विषयपति कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत थे: उत्तरापात, तक्षशिला, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ जिसका नाम है सुवर्णगिरी, और पूर्वी प्राची जिसका नाम है पाटलिपुत्र। उसके बाद मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहते हैं। मौर्य प्रशासन समितियों के माध्यम से होता था। न्याय प्रशासन को धर्मस्थीय, दीवानी और कंटक शोधक यानी फौजदारी में विभाजित किया गया था। नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका में भी मिलता है। तो नगरीय समिति और उसके कार्य के बारे में बात करें तो प्रथम समिति जो थी उसमें उद्योग शिल्पों का निरीक्षण हुआ। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख हुई। तृतीय समिति में जन मरण का लेखा जोखा हुआ। चतुर्थ समिति में व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात हुई थी। पंचम समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय के निरीक्षण के बारे में बात हुई थी। छठी समिति में बिक्री पर कर वसूलने की बात हुई थी। बिक्री कर वसूलने की बात हुई थी। उसके बाद उद्योग की हम बात करें तो मौर्य काल में उनके उद्योग धंधे प्रचलित थे, जिनमें सूत काटना और बुनने का उद्योग प्रमुख था। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने चीन पट का भी उल्लेख किया है। यह रेशम चीन से आता था। मौर्य काल में खान उद्योग राज्य निर्मित नियंत्रित था। इस काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाज रानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध थी। पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था उस समय। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो वाणिज्य और व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था। इस काल में ताम्र लिपि पूर्वीय तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भड़ौच और सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। इस काल में मार्ग निर्माण के लिए एग्रोनोमोई नामक अधिकारी नियुक्त होता था। वे वस्तुएं जिनका व्यापार राज्य स्वयं करता था राजपन्य कहलाती थी। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। मौर्य काल में देशी उत्पादों पर 4% और आयातीय वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगाया गया था। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन और श्रीलंका में होता था। चीन से रेशम, ताम्रपर्णी से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा और पश्चिमी एशिया से घोड़े का आयात होता था। भारत से हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। अंतर्देशीय व्यापार सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। मौर्यकालीन वस्तुकला और मूर्तिकला की बात करें तो मौर्यकालीन कला के 2 रूप, एक राजकला जो मौर्य राज्य महल और अशोक स्तंभों में पाई जाती है। दूसरी लोक कला जो परखम के यक्ष, दीदारगंज की चामर गृहिणी और बेसानगर की यक्षिणी में देखने को मिलती है। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ जिसको हम लोग
मोनोलिथिक कहते हैं, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया था। ये चुनार के धूसर रंग के बलुआ पत्थर के बने हैं। स्तंभ सपाट है और एक ही पत्थर के बने हुए हैं। चमकीली पालिश स्तंभों और मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। इस चिन्ह को स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर 7 प्रस्तर गुहा आवासों का निर्माण आजीविकाओं के लिए किया गया। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा और लोमश ऋषि गुफा व विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य शासक दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। इसके बाद मौर्यकालीन अभिलेख की बात करें तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में उत्कृष्ट है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख पढ़ा था। उसके बाद रुमिनतेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। प्रयाग स्तंभ लेख अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया था। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो कि पश्चिमी चंपारण में इसको स्थापित किया था, बिहार में ये स्थित है। इन स्तंभ लेखों की जो लिपि है वो थी ब्राह्मी थी। तो शिलालेख की बात करें तो अशोक की जो शिलालेख में सबसे पहले शिलालेख में उन्होंने बताया पशु बलि की निंदा की उन्होंने की। दूसरे शिलालेख में उन्होंने मनुष्यों एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, चोल पंड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र की चर्चा उसमें की थी। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया था। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी थी। छठा शिलालेख में धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है प्रतिवेदक की चर्चा करने के लिए। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई थी। 8वां शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है। 10वां शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता तथा सभी प्रकार के विचारों की सम्मान किया गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख में ये लेख कहीं संक्षेप, कहीं मध्य और कहीं विस्तृत रूप में इसकी बात कही गई है। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल में स्थापित राजवंशों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय राजवंश, दूसरा है विदेशी राजवंश। तो मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश की बात करें तो मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश में शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो शुंग वंश की बात करें जो कि 187 से 75 ईसा पूर्व तक चली थी। शुंग वंश की स्थापना ब्राह्मण जाति के पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसने यवनों की पराजित किया था और 2 बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। उसने भी यवनों को पराजित किया था। शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कण्व वंश इसके बाद आता है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। आंध्र सातवाहन वंश इसके बाद आता है। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि थे। सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन नासिक अभिलेख से मिलता है। इसने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था। सातवाहन शासक हाल ने
गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। गालाढ़ ने वृहत कथा की रचना की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों के समय चांदी, सीसे, तांबे और कांसे की मुद्रा जारी की गई। सातवाहन शासकों के समय काले चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफा और अमरावती कला का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं में माता का नाम जोड़ा जाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। इसके बाद आता है चेदी वंश। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारियों का स्रोत इस वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मिला था। इससे ये अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है कि इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। इस वंश का महानतम शासक खारवेल था। इसके बाद मौर्योत्तर कालीन विदेशी राजवंश में, पहले ये तो थे हमारे भारतीय राजवंश, अब आते हैं विदेशी राजवंश में। विदेशी राजवंश में मौर्योत्तर काल के भारत में स्थापित होने वाले विदेशी राजवंश के बारे में बात करें तो पहला है हिंद यूनानी। डेमोक्रेटिस 190 ईसा पूर्व में भारतीय क्षेत्रों में आने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। उसने यूनानी तथा खरोष्टी लिपि युक्त सिक्के का प्रचलन किया। पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सिनांडर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हों में सिनांडर और नागसेन का वार्तालाप मिलता है। उसके बाद शक वंश आता है। तो भारत में शक राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। शकों का विभाजन क्षत्रप व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था, जिसमें उत्तर क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप थे। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र आते थे, जबकि पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन के क्षेत्र आते थे। शकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था, जिसने जूनागढ़ के तालाब तथा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। इसके बाद पहलव यानी पार्थियन आते हैं। तो पहलव शासकों का मूल स्थान ईरान था। भारत में शकों के प्रदेशों पर पहलवों का अधिकार हो गया। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफार्निस के समय ईसाई धर्म पर प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया और पहले शासक की राजधानी तक्षशिला थी। उसके बाद कुषाण आते हैं। कुषाण चीन के यूची नामक कबीले के 5 कुलों में से एक थे। कुषाण वंश की संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कुषाण शासक विम कडफिसस द्वितीय के सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि का चित्र अंकित था। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है, में किया गया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कुछ विद्वान चरक को कनिष्क का राज वैद्य मानते थे। कनिष्क के समय प्रथम राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क के बाद हुविष्क इस वंश का महान शासक बना। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।